नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हुए पहले कल का एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने बताया था कि सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो कार्य था, राजस्थान जो भूगोलवेता थे जिन्होंने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा था, उनका नाम था वीसी मिश्रा। उन्होंने राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे? तो वो थे अपने एक शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि हरिमोहन सक्सेना थे जिन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। उन्होंने बताया था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है 4 कौन कौन से बताए थे? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो मरुस्थलीय प्रदेश था उसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भूभाग था। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितना प्रतिशत अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9% भूभाग था और पूर्वी मैदानी भाग में 23% भूभाग था। और वहीं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था, वहाँ पे कितना था? 6.89%। ये अपन ने कल देखा था। फिर बोला था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था उसमें कुल आबादी की 40% आबादी निवास करती थी। अरावली पर्वतीय प्रदेश में टोटल आबादी का 11% आबादी निवास करती थी और जो मैदानी प्रदेश था उसमें लगभग 39% आबादी निवास करती थी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 10% आबादी निवास करती थी। इस प्रकार आबादी का पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है। तो जलवायु की बात की थी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र था उसमें शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती थी। पर्वतीय प्रदेश में अपन ने बात की थी कि उप आर्द्र जलवायु पाई जाती थी। फिर अपन ने यहाँ पे बात की थी मैदानी प्रदेश की, तो वहाँ पे आर्द्र और फिर आड़ोती में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती थी। ये अपन ने कल देखा था। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे मिट्टी की बात की थी, तो अपन ने यहाँ पे बात की थी कि मरुस्थलीय प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती थी? रेतीली। और अरावली पर्वतीय में पर्वतीय या वनीय मिट्टी, मैदानी में जलोढ़ मिट्टी और फिर जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। ये अपन ने कल देखा था। उसके बाद में अपन ने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ना प्रारंभ किया था। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने पढ़ा था कि ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने पढ़ा था कि ये किसका भाग है? जो थार का मरुस्थल है उसका भाग है, जो भारत में लगभग 3 राज्यों में राजस्थान, गुजरात और पंजाब, इसके अलावा पाकिस्तान में भी इसका कुछ विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में कुल थार के मरुस्थल का लगभग 62% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में लगभग 3/5 भाग कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में इसका क्षेत्रफल 2,10,000 वर्ग किलोमीटर। ये अपन ने कल पढ़ा था। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण टर्शियरी या प्लेस्टोसीन काल में माना जाता है। फिर इसके बाद में अपन इसकी विशेष ढाल की बात की थी, तो ढाल इसकी बताई थी मैंने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर अपन ने बात की थी कि इसका जो विस्तार है उस पर विस्तार में अपन ने बात की थी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर और अगर ऊंचाई की बात करें तो 200 मीटर से 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है राजस्थान में। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी कि इसकी कुछ विशेषताएं कि ये सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। उसके बाद में जैव विविधता सर्वाधिक यहाँ पाई जाती है।
उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पाई जाती है। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है। उसके बाद में सबसे युवा मरुस्थल है। जैव विविधता है तो धनी मरुस्थल है। ये सब अपन ने इसकी विशेषताएं देखी थी। इसके बाद में अपन ने इसके बाद चर्चा की थी कि जो ये मरुस्थल है इसको भी अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क को बोला था कि 25 सेंटीमीटर से क्या हो, कम वर्षा हो, और इसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र था। फिर अपन ने पढ़ा था कि इसको 2 भागों में बांटा गया है और इसको 4 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? तो बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। और इसके अपन ने 4 भाग पढ़े थे। एक तो घग्गर का मैदान, दूसरा पढ़ा था सेका वाटिका, तीसरा पढ़ा था नागौर उच्चभूमि, और चौथा पढ़ा था लूनी बेसिन। इस प्रकार अपन ने इसके सब टाइप तक कल की क्लास में देख लिया था। आज अपन पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल को विस्तार से, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। और बालू का स्तूप युक्त। ये कुल शुष्क मरुस्थल के 2 प्रकार है ना। क्या इसके सब टाइप है। जो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल है इसमें कुल मरुस्थल का 41 पॉइंट शुष्क मरुस्थल का, और इसमें 58.5% हिस्सा है। अगर इसका बात करें तो पोकरण, बाप और बालोत्रा, इन तीनों का जो क्षेत्र है, इन तीनों को मिलाने वाला जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, जिसमें क्या पाया जाता है, मतलब पथरीला मरुस्थल है। इसमें कोई संरचना नहीं, बालू का स्तूप जैसी संरचना मुक्त, मतलब ऐसा कोई मरुस्थल जिसमें बालू का स्तूप ना हो, अर्थात पथरीला मरुस्थल। और पथरीले मरुस्थल के लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है, पथरीले मरुस्थल के लिए जो एक वर्ड यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं हम्मादा। क्या बोलते हैं? हम्मादा। अर्थात हम्मादा मरुस्थल का उदाहरण राजस्थान के में कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त, और इसका विस्तार बाप, पोकरण, बालोतरा। अब ये जो त्रिकोणी, ये राजस्थान के कुछ जिलों से, पोकरण किस जिले में? जैसलमेर। तो इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है बालोतरा, और ये जो सीमा आ रही है यहाँ पे तो कुछ हिस्सा बाड़मेर का भी आता है। और यहाँ से जोधपुर ग्रामीण का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो आता है। और फिर ये बाप किस में है? फलोदी में है। तो ये जो क्षेत्र है ये किसका है? बालू का स्तूप मुक्त का। और यहाँ पे बिल्कुल जो एक क्षेत्र है सम, वो बिल्कुल वनस्पति रहित क्षेत्र है। हम्मादा का उदाहरण है, पथरीला मरुस्थल है, और इन क्षेत्रों के बीच में इसका विस्तार है। इसमें कोई बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ये तो हो गया अपना बालू का स्तूप मुक्त। दूसरा पढ़ते हैं पर बालू का स्तूप युक्त कितने में? 58.5% भूभाग पर इसका क्या है? विस्तार है। अगर इसकी बात करें तो ये लगभग राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थल है अपन पढ़ते हैं, तो ये जो हिस्सा है ये राजस्थान है,
यहाँ से लेके और ये जो वाला एरिया है इसको अपन अर्धशुष्क बोल सकते हैं, सॉरी शुष्क मरुस्थल बोल सकते हैं। शुष्क में ये हिस्सा कौन सा, बालू का, इसके लिए मैं स्टार यूज कर देता हूं, तो ये बीच में कौन सा हो गया, बालू का स्तूप मुक्त वाला, और ये जो इसके चारों ओर वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त, इसका विस्तार इसमें हो जाएगा। तो यहाँ की जो कुछ विशेषताएं हैं इसमें क्या होती है कि वायु द्वारा मृदा के जमाव या निक्षेप से जो संरचना निर्मित होती है वो क्या कहलाती है, बालू का स्तूप कहलाती है। अर्थात वायु द्वारा मृदा के जमाव या निक्षेप से जो संरचना निर्मित होती है उसको अपन बालू का स्तूप बोलते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बालू का स्तूप है जैसलमेर में, क्योंकि मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप भी कहाँ पाए जाएंगे, जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में। अर्थात जैसलमेर में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, अपने जोधपुर में। इसके बाद में अगर अपन आगे, अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगर अपन आगे चर्चा करें तो बालू का स्तूप भी अनेक प्रकार के होते हैं। राजस्थान में बहुत से प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसे बालू का स्तूप अगर शाब्दिक कर देंगे तो बालू का यानी मिट्टी का, और स्तूप यानी टीला होता है, मिट्टी के टीले होते हैं एक तरह से। अब इनके आकृति के आधार पे, इनके बनावट के आधार पे, उसके आधार पे इनके अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है बरखान। पहला कौन सा आता है अपना, बरखान। अब देखो बरखान ऐसे बालू का स्तूप, जैसे इस टाइप में। अब इधर से कोई हवा आ रही है तो मिट्टी का जमाव कैसे होता है, जिधर से हवा आती है ये वाली ढाल तो हो जाती है उत्तल, और ये वाली ढाल जो है वो हो जाती है अवतल। ऐसे बालू का स्तूप को अपन क्या बोलते हैं, बरखान। और इनके जो ये ऊंचाई होती है, ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को लगभग 10 मीटर से 20 मीटर तक होती है। और इसका विस्तार, ये जो विस्तार है ये लगभग 100 मीटर से 100 से 200 मीटर तक इसका चौड़ाई या फैलाव होता है। उसके बाद अगर बरखान की बात करें तो इसका सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी में होता है। बरखान सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, शेखावाटी। शेखावाटी का भी अगर पर्टिकुलर जिला देखें तो चूरू। और ये जो है मरुस्थलीकरण में, मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, बरखान का होता है। कौन से बालू का स्तूप का होता है, क्योंकि ये गतिशील होते हैं। अभी यहाँ है, जैसे डायरेक्शन चेंज हुई यहाँ से हट के दूसरी जगह, तो गतिशील कैसे इनको बोल सकते हैं कि गतिशील बालू का स्तूप। पहला पढ़ा अपन ने बरखान। इसके बाद में दूसरा जो बालू का स्तूप आते हैं, दूसरा जो बालू का स्तूप आता है उसको बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ जैसे हवा है, हवा की डायरेक्शन अगर ये है तो मिट्टी को किस में काटेंगे, वो इस प्रकार।
इस प्रकार क्या बनाएंगे वो। अब जैसे हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो हवा के समकोण पे मिट्टी का जमाव होगा। भाई हवा इस डायरेक्शन में चल रही है और मिट्टी का जमाव जो होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। ऐसे बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे, अनुप्रस्थार्थ हवा के समकोण, हवा की दिशा के है ना, समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में। कहाँ पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में। दूसरे आते हैं अनुदैर्ध्य। अगर अनुदैर्ध्य की अपन बात करें तो ये बनते हैं हवा के समानांतर। यदि हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो बालू का स्तूप भी किस डायरेक्शन में होंगे, इसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में क्या बनेंगे, बालू का स्तूप। उसी डायरेक्शन में क्या बन जाएंगे, बालू का स्तूप। इस डायरेक्शन की हवा है तो मिट्टी का जमाव भी इसी डायरेक्शन में होंगे। अर्थात हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य। और इनका सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, जैसलमेर में। कहां पे है, देखो पहला अपन ने पढ़ा था बरखान, वो कैसा था, गतिशील था और दो ढाल वाला था। एक ढाल तो जिस डायरेक्शन से हवा आती थी, इस डायरेक्शन से हवा आ रही तो जिस डायरेक्शन से हवा आती वो तो होती थी उत्तल, और सामने वाली जिस कटा होता था वो क्या होती थी, अवतल। और 100 से 200 मीटर में, और गतिशील थे। मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा योगदान इनका था। फिर अपन ने पढ़ा कहां पे, शेखावाटी में। फिर आया अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या होता है, हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। इनका सर्वाधिक विस्तार जोधपुर में। और फिर पढ़ा अपन ने अनुदैर्ध्य, हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। और इनका विस्तार सर्वाधिक कहां पे है, जैसलमेर में। अब आगे जो बालू का स्तूप पढ़ते हैं अपन, वो है तारानुमा। अर्थात ऐसे बालू का स्तूप जिनका निर्माण क्या है, अनियमित हवाओं से होता है। जिनका निर्माण जैसे एक हवा की डायरेक्शन इधर है तो इधर जम गया, इधर है तो इधर से जम गया, इधर है तो ऐसे मिट्टी का जमा हो जाता है उनमें। और ऐसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तारानुमा। अर्थात अनियमित हवा द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं, तारानुमा। इनकी एक शर्त होती है, कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजाएं। ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम कितनी भुजाएं होती है इसमें, 3। और इनका सर्वाधिक विस्तार जो है जैसलमेर और सूरतगढ़। इनका सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है, जैसलमेर और सूरतगढ़। आगे जो बालू का स्तूप आता है उसको बोलते हैं पैराबोलिक या परवलयकार। पैराबोलिक या परवलयकार, ये जो बालों की क्लिप होती है उस आकार में होता है। इस आकार में क्या होते हैं, ये स्तूप होते हैं। ये राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के नहीं, मरुस्थल के सभी जिलों में, मरुस्थल के सभी जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। तो राजस्थान में पाए जाने वाला क्या है, सर्वाधिक। अर्थात क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में किस प्रकार के बालू का स्तूप सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनका आंसर होगा पैराबोलिक या परवलयकार। इनकी आकृति कैसी होती है, तो बालों के क्लिप के आकार के। अपन ने पहला पढ़ा था बरखान, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा अनुदैर्ध्य, फिर तारानुमा, और फिर पढ़ा अपन ने पैराबोलिक। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आगे वाला जो बालू का स्तूप है उसको बोलते हैं सीप।
क्या बोलते हैं? सीप। सीप बरखान का ही एक क्या है? बदलता रूप है। जैसे बरखान बालू का स्तूप अपन ने पढ़ा था कि ऐसी आकृति होती है, इस प्रकार की, यही पढ़ा था ना। ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है। अब हवा की डायरेक्शन ये है, लेकिन हवा की डायरेक्शन चलते चलते अचानक डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन क्या हो जाती है? ये। तो जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा क्या हो जाती है? इनकी बड़ी हो जाती है। अर्थात बरखान बालू का स्तूप का परिवर्तित रूप है, एक तरह से परिवर्तित रूप क्या कहलाएगा? सीप। समझ में आ रहा होगा भाई? हवा है, हवा की डायरेक्शन ये थी, तो इस आकार में जो बनता है भाई, ये तो उत्तल ढाल हो गई और ये वाली अवतल, है ना। अब जैसे ही हवा की डायरेक्शन यहां से ऐसे हो जाएगी, तो मिट्टी का जमाव ऊपर होना क्या हो जाएगा? कम, और यहां से मिट्टी का कटाव होकर किधर आने लग जाएगी? मिट्टी इस डायरेक्शन में आने लग जाएगी, और जिससे एक भुजा क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। और सीप की उदाहरण ये कि जिसकी एक भुजा क्या होती है? लंबी होती है। उसके बाद में कुछ शब्द है, जैसे सर्पकापिस और एक शब्द है नेबखा। सर्पकापिस और नेबखा। जैसे कोई झाड़ी है, ये मान लो ये झाड़ी है, मरुस्थल में पाई जाने वाली छोटी मोटी झाड़ियां। अब इनके जो आसपास जो बालू का स्तूप बनते हैं, ऐसा कोई बालू का स्तूप बन गया, इनको क्या बोलेंगे? सर्पकापिस। अर्थात झाड़ियों या वनस्पति के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप को बोलते हैं सर्पकापिस। लेकिन कोई झाड़ी है, जैसे ये कोई झाड़ी है, और इसकी यदि कोई चारों ओर बालू का स्तूप का निर्माण हो जाए, इस बालू का स्तूप को बोलते हैं नेबखा। अर्थात कोई भी झाड़ी के आसपास बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उसको तो बोलते हैं सर्पकापिस, और झाड़ी के चारों ओर जो फैलकर जो बालू का स्तूप बनता है उसको बोलते हैं नेबखा। इस प्रकार अपन ने अनेक प्रकार के बालू का स्तूप का वो चर्चा की। एक बार इनको अगर समराइज करें, क्वेश्चन जो इनके बनते हैं समझ में आ गए होंगे। कैसा बालू का स्तूप, कौन सा बालू का स्तूप, कैसी आकृति होती है और कैसे बनता है। तो अगर इनकी अपन विस्तार से चर्चा करें तो सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? पैराबोलिक। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बरखान। अच्छा, गतिशील कौन सा है? तो भी अपना आंसर क्या होगा? बरखान। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं बालू का स्तूप? तो अपना आंसर होता है जैसलमेर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? जोधपुर में। तारानुमा कहां पाए जाते हैं? तो अपना आंसर होता है जैसलमेर और सूरतगढ़। सर्वाधिक बरखान कहां पाए जाते हैं? चूरू। पैराबोलिक मरुस्थल के सभी जिलों में। अनुप्रस्थ कहां पाया जाता है? जोधपुर में। और वायु की दिशा के समकोण पे बनता है। अनु देदरिये, ये कहां पाया जाता है? तो जैसलमेर में। और वायु की दिशा अगर इधर की है तो ये बनेंगे भी कैसे? समानांतर। आज की क्लास में अपन ने जो पश्चिम मरुस्थल का शुष्क प्रदेश था उस पर विस्तार से चर्चा की है, और बालू का स्तूप पे भी विस्तार से ही चर्चा की है। आई होप आपको जितना पढ़ाया उतना सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट और अच्छा अपडेटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।